बच्चों क्लास 8th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 बैंकिंग। बच्चों इस चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही जो है इसमें हमने जाना बैंक की जानकारी भी ली, साथ ही बैंक में किस तरीके से खाता खोलना है और खाता किस किस प्रकार का हम खोल सकते हैं, यानी खाता के कितने प्रकार होते हैं। बैंक ड्राफ्ट के बारे में और लॉकर के बारे में भी हम जान चुके हैं। साथ ही जो चेक और चेक के प्रकार के बारे में भी हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में जान चुके हैं। तो यहाँ पर जो है आज अगर आपने इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, तो इसके पहले की वीडियो क्लासेस को जो है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और उसके माध्यम से चैप्टर को समझ सकते हैं और अभ्यास प्रश्नों को भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि इसके पहले के चैप्टर के भी अभ्यास प्रश्न उसमें दिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और आज अपना जो है ये चैप्टर जो है ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अभ्यास प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो देखिए हम लोगों ने किन किन चीज़ों को पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये जाना था कि जो बैंक है हम किस उद्देश्य बैंक, सबसे पहले तो हमने ये जाना था कि बैंक बने क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, है ना, तो उसके बारे में जाना था। और उसके बाद बैंक किस उद्देश्य से हम जाते हैं, बैंकों में धन क्यों जमा करते हैं और बैंक में क्या क्या कार्य होते हैं। खाता जो है जो हम बैंक में खोलते हैं वो किस प्रकार के खोल सकते हैं, या खाते कितने प्रकार के होते हैं जो हम बैंक में खोलते हैं, जैसे कि हमारा बचत खाता हो गया, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है आपका चालू खाता हो गया, सावधि जमा खाता हो गया, आवर्ती या संचयी जमा खाता, और पांचवा प्रकार था आपका अल्पवयस्क या माइनर अकाउंट हो गया, ठीक। बैंक ड्राफ्ट के बारे में भी हम लोगों ने बच्चों जाना था इसके पहले की वीडियो क्लास में। और यहाँ पर जो है जो लॉकर है उसके बारे में भी हमने जाना था, जो बैंक के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें हम कीमती वस्तुओं को, आभूषणों को, दस्तावेजों को जो है सुरक्षित करने के लिए जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। अब धन निकालने की विधियां जो है, हम पैसा भी, अब मान लीजिए हम बैंक गए या हमें धन निकालना है, चाहिए, तो हम किस तरीके से पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम विड्रॉल फॉर्म भर सकते हैं, उसके माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं, चेक के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं, और एटीएम में भी जा कर के हम डायरेक्ट पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने विड्रॉल फॉर्म देखा था किस तरीके का होता है। इसके अलावा जो है वो चेक बुक जो हमको बैंक के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है वो कैसी होती है, तो वो भी हमने देखी थी। और जो चेक कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हमने जान लिया कि चेक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसे धारक चेक कहा जाता है, आदेशित चेक कहा जाता है और रेखांकित चेक कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने ये जाना था कि जो रेखांकित चेक होता है उसमें जो है ये यहाँ 2 लाइनें समानांतर साइड में करके जो है और इस तरीके से लिखा होता है। एटीएम के बारे में हमने जाना था, जो होता है एटीएम का पूरा नाम आपको पता ही हो गया होगा बच्चों, क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये कंप्यूटरीकृत मशीन होती है जिसमें से हम 24 घंटे जो है वो में से कभी भी जा कर के अपना पैसा जो है वो विड्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद में हमने ये जान लिया था कि एटीएम के द्वारा धन किस तरीके से हम जनरली निकाल सकते हैं, कार्ड वगैरह लगा के। आज हमें पढ़ना था बच्चों ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में, कि हम ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं, या ऑनलाइन बैंकिंग होती क्या है। तो बच्चों ऑनलाइन बैंकिंग जो होती है, जिसे नेट बैंकिंग भी कहा जाता है या इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है, तो वो बैंकिंग का आधुनिकतम रूप है, जिससे बैंक जो होता है वो ग्राहक को पारंपरिक बैंकिंग सुविधाएं किसी भी स्थान पर इंटरनेट के माध्यम से ही उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर ग्राहक जो होता है वो बैंक संबंधी सभी कार्य जो है आसानी से बिना बैंक जाए भी कर सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों, इसमें बैंक जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, और कहीं से भी जो है इंटरनेट बस वहाँ पर होना चाहिए, उसके माध्यम से बैंकिंग का कार्य कर सकता है। जैसे कॉलेज की फ़ीस जमा करना, मोबाइल का बिल जमा करना, रेलवे में आरक्षण करना, ऑनलाइन कोई भी खरीदारी करते हुए उसके बाद उसका भुगतान करना। तो इस प्रकार से जो है ये ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा जो है वो बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है, जो कि आधुनिक स्वरूप है, ठीक है। तो नेट बैंकिंग इसी को कहा जाता है, या इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है ना, और ऑनलाइन बैंकिंग भी इसको कहते हैं। तो इसके द्वारा जो है हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके लिए जो है हमें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, हम घर बैठे ही इंटरनेट की उपलब्धता के माध्यम से जो है हम ये सब काम कर सकते हैं। और तकनीकी का दुरुपयोग से इंटरनेट के जाल ग्राहकों को हानि पहुंचा रहे हैं। यह आवश्यक है कि जो है ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग जो है वो सावधानीपूर्वक किया जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि वो हमारे लिए सुविधाजनक तो है ही, लेकिन इसको भी ध्यान रखना है कि आप जिसके माध्यम से बैंकिंग कर रहे हैं ऑनलाइन साइट के माध्यम से, तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि आप अपना सेव करके मत रखिए, जैसे एटीएम कार्ड या नंबर या अकाउंट नंबर या कोड वगैरह जो है वो सब सेव करके मत रखिए, ठीक है। तो
उसमें भी सचेत रहिए, क्योंकि उसके भी जो है कई बार दुरुपयोग उसका भी हो जाता है। तो ऑनलाइन बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो 3 प्रकार से हम ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। पहला आपका नेट बैंकिंग हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया मोबाइल से भी हम कर सकते हैं, बैंकिंग ऐप होगा, मोबाइल बैंकिंग ऐप इसके लिए है, और यूपीआई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 3 प्रकार से ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई। तो यहाँ पर अब हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। यहाँ पर नेट बैंकिंग के बारे में जानते हैं बच्चों। तो नेट बैंकिंग जो होता है वो बैंक के द्वारा दी जाने वाली सुविधा होती है, और जिसमें ग्राहक जो है आसानी से घर बैठे ही इंटरनेट की सहायता से बैंक अकाउंट के डिटेल को आसानी से कहीं भी और कभी भी उपयोग कर सकता है। तो नेट बैंकिंग उन सभी के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है जो अपने काम में व्यस्त रहने के कारण बैंक जो है वो नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण उनकी समय की भी बचत होती है। तो नेट बैंकिंग के लिए हमें बैंक की शाखा में आवेदन करना पड़ता है, जहां से हमें उसके लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो दिया जाता है, ठीक है। और उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके है बैंक की वेबसाइट पर जा कर के लॉगिन करते हैं हम, और उसके बाद जो है वो हम नेट बैंकिंग का कार्य कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का प्रयोग करते वक्त जो है ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सार्वजनिक स्थान या पब्लिक प्लेस जैसे साइबर कैफ़े वगैरह में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पासवर्ड समय समय पर आपको बदलते ही रहना चाहिए। यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो आजकल बैंक फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है पासवर्ड वगैरह आपको यूज़र आईडी पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी भी प्रकार का फ़ोन आता है, खाते संबंधी जानकारी मांगी जाती है, ओटीपी वगैरह मांगा जाता है, तो वो सब भी किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। और किसी भी प्रकार की अगर असुविधा होती है तो तुरंत बैंक के साथ आपको संपर्क करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मोबाइल बैंकिंग के बारे में। तो अब तो मोबाइल बैंकिंग आ गया है, यानी कि आपके पास मोबाइल है और आप मोबाइल के द्वारा भी जो है वो बहुत सारे काम जो हैं वो बैंक वाले कर सकते हैं। तो विभिन्न बैंकों के द्वारा ग्राहकों को सुविधा देने के लिए जो है वो कई ऐसे मोबाइल ऐप भी बनाए गए हैं, जिससे ग्राहक जो है अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेते हैं और अपने खाता संख्या, एटीएम कार्ड की सहायता से जो है मोबाइल पर जो है वो एक्टिवेट उसका हो जाता है मोबाइल बैंकिंग, और बैंक जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके प्रयोग से भी नेट बैंकिंग वाली सभी काम हम कर सकते हैं। साथ ही जो सावधानियों को भी हमें बरतना चाहिए, ताकि जो है हम जो है किसी भी असुविधा से बच सके। तो इस प्रकार से मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी हम बहुत सारे काम जो है वो कर सकते हैं। अब तीसरा माध्यम है वो है यूपीआई। तो यूपीआई का पूरा नाम जो है वो है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके माध्यम से जो है एनपीसीआई जो कि है आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है वो यूपीआई की शुरुआत की थी, ठीक है। तो वर्तमान में कई ऐसे बैंक हैं, जैसे एसबीआई हो गया आपका, पीएनबी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ऐसे कई बैंक हैं। ये लगभग ज़्यादातर बैंक जो हैं वो यूपीआई को प्रोत्साहित करते हैं। इनके साथ इसके अलावा बच्चों भीम ऐप हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, रुपे हो गया ना, ऐसे बहुत सारे जो है पेमेंट वाले प्लेटफॉर्म आजकल के आ गए हैं जो कि यूपीआई के साथ में जुड़ गए हैं। तो यूपीआई बच्चों है क्या वास्तव में? तो ये एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग करने वाले सारे काम आप कर सकते हैं। इसमें आपको बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, है ना, और आईएफएससी वगैरह कोड, ये सब जो है जानकारी आपको नहीं देनी पड़ती है, और ये 365 दिन जो है वो कार्य करता रहता है। सभी बैंकों के लिए एक ही एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, और स्मार्टफोन पर जो है यूपीआई ऐप्स की सहायता से जो है सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन का हम लाभ कर सकते हैं। तो ये भी जो है आजकल बहुत चला हुआ है, आपने देखा होगा, लोग इसी से पेमेंट करते हैं, पेटीएम कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, भीम ऐप से ट्रांसफ़र कर देते हैं, यूपीआई करते हैं। तो ये भी आजकल के वित्तीय लेन देन के लिए बहुत ही तेज़ी से जो है वो प्रचलन में आ गया है। इसमें भी बच्चों सावधानी आपको रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप किसी भी तरीके के फ्रॉड होने से बच सकें। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की बचत खाता जो होता है कि पासबुक में प्रविष्टियों के आधार पर किस तरीके से जो है वो ब्याज की गणना की जाती है।
तो यहाँ पर देखिए बचत खाते की पासबुक में प्रविष्टियों के आधार पर ब्याज की गणना। तो वर्तमान समय में रिजर्व बैंक के आदेशानुसार बचत खाते पर ब्याज की गणना जो है खाते में दैनिक अवशेष के आधार पर की जाती है। तो इस ब्याज को प्रत्येक तिमाही खाते में भुगतान कर दिया जाता है। 3 महीने में जो है आपके अकाउंट में चला जाता है। तो इस समय बचत खाते पर बहुत कम है लगभग ब्याज, तो 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से जो है वो ब्याज दिया जाता है। तो इस ब्याज दर को समय समय पर बदला भी जाता रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। तो ये अभी वर्तमान में 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज है। तो अब यहाँ पर ब्याज की गणना करने के लिए बच्चों जो आपका साधारण फार्मूला है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो है वो मूलधन क्या हो जाएगा, जो दैनिक अवशेषों का योगफल। ठीक है, समय जो हो जाएगा आपका 1/365। क्यों? क्योंकि हम एक दिन का, क्योंकि पर दिन का जो है दैनिक अवशेष के आधार पर जो है ब्याज लगता है। तो इस तरीके से समय हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, उसके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए किसी व्यक्ति की पासबुक पर जो है मान लीजिए लास्ट वाले पेज पर ये इस तरीके से अंकित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1/4/2016 को जो है वो जमा की गई राशि है, यहाँ पे दूसरी तरफ निकाले। तो यहाँ पर देखिए खाते में शेष राशि जो थी 10,000 थी। फिर 7 अप्रैल को जो है उसने जो है 2,000 रुपये और जमा किए, तो उसके पास जो है कितना अमाउंट हो गया, 12,000 रुपये हो गए हैं। और इसी तरीके से 28 अप्रैल को भी उसने फिर से जमा किया 10,500, तो टोटल उसके पास में 22,500 रुपये हो गए। फिर इसके बाद जो है ये तो अप्रैल तक का हो गया। इसके बाद जो है मई के महीने में जो है उसने चेक के द्वारा 5,000 रुपये जो है वो निकाल लिए। ठीक है, तो निकाल लिए तो 22 में से 5,000 घट गए, नहीं 17,000 रुपये बचे। फिर इसके बाद उसने 10/5 को यानी 10 मई को जो है वो फिर से 400 रुपये निकाले, तो उसके पास में 17,100 रुपये बचे। और यदि व्यक्ति 15 मई 2016 को अपना खाता बंद कर दे तो ब्याज के रूप में कितना धन उसे प्राप्त होगा, जबकि वार्षिक ब्याज की दर यहाँ पर 4% दी गई है। तो इसका कैलकुलेशन एक बार हम समझ लेते हैं किस तरीके से किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सब अवशेष हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल तक का यानी 6 दिन का। यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल को 10,000 था और यहाँ पर कब तक था वो 6 अप्रैल तक, क्योंकि 7 तारीख को तो उसने और जमा कर दिया था। तो 6 दिन का अवशेष कितना हो जाएगा, दैनिक अवशेष जो हो जाएगा तो 10,000 गुणे 6 यानी 60,000 हो गया। इसी तरीके से 7 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक का, 7 क्योंकि 28 को तो उसने जमा किया था 10,500, लेकिन 27 तारीख तक जो है वो उसका बैलेंस कितना रहेगा, 12,000 रुपये ही रहेगा। और कितने दिनों के लिए रहेगा बच्चों, 21 दिन के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 21 दिन के लिए जो है अवशेष उसका हो गया। फिर इसी तरीके से 28 से निकालेंगे 4 मई तक के लिए 7 दिन का दैनिक अवशेष निकाल लेंगे। फिर इसके बाद 5 मई से लेकर के 9 मई तक यानी 5 दिन का दैनिक अवशेष निकालेंगे। और इसके बाद जो है वो 10 मई से लेकर के 14 मई तक का जो है 5 दिन का दैनिक अवशेष निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मूलधन बराबर जो आपका आ जाएगा वो टोटल दैनिक अवशेष। ठीक है, ये यहाँ पर सारे दैनिक अवशेषों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो वो 64,2500 रुपये जो है आया। दर आपकी दी हुई है, समय आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज की गणना हम जो आपका फार्मूला बताया गया था उसके अनुसार से करेंगे। तो यहाँ पर आपके उसके अनुसार जो है ये 70.41 रुपये जो है वो प्राप्त ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ब्याज की गणना करके उसके अकाउंट में ब्याज का पैसा जोड़ करके और लास्ट में उसका खाता क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम ब्याज की गणना कर सकते हैं। आपने सीख लिया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे, यहाँ पर अब हम जानेंगे बच्चों कि सही नोट की किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। ये वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन एक टॉपिक ही बस बचा हुआ था, इसलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम जो है इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है सही नोट को पहचानने के लिए कुछ नियमों का पालन आपको करना होगा। तो नोट को आपको फैलाना है, किसी समतल पर रखना है, छूना है और अनुभव करना है। तो जो नोट होता है उसमें कई हिस्से जो होते हैं वो उभार के रूप में मुद्रित किए जाते हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ उभरा सा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, प्रत्येक नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक की मुहर अंकित रहती है, ये आपको चेक कर लेना है। फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो है मैं धारक को जितने रुपए लिखे होते हैं उतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा लिखा होता है। तो वो भी आपको चेक कर लेना है। प्रत्येक नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के जो है वो साइन भी होते हैं,
वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके माध्यम से पता चलेगा कि नोट सही है कि नहीं। नोट को रोशनी के सामने देखने पर जो वाटर मार्क में महात्मा गांधी का चित्र और रुपए का मूल्य जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, आप जब धूप रोशनी की तरफ करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा महात्मा गांधी का चित्र, और जो वाटर मार्क है उसमें जो जितने रुपए होंगे उतने रुपए जो है वो दिखाई देंगे। इसके अलावा बच्चों जो है भारत और RBI लिखा हुआ जो है हरे रंग की पट्टी जो होती है वो नोट के अग्रभाग पर थोड़ा चिपका हुआ और थोड़ा दिखता हुआ नज़र आता है, जो साधारण रूप में हरा और तिरछा करने पर जो है वो कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। इसके बाद बच्चों नोट के जो आगे का भाग है उस पर नोट की छपाई का वर्ष भी लिखा रहता है कि वो किस साल उसकी छपाई हुई है। इसके अलावा जो है प्रत्येक नोट के पृष्ठभाग पर 15 भारतीय भाषाओं यानी क्षेत्रीय में उस नोट का मूल्य लिखा रहता है। तो इस प्रकार से हम नोट को जो है वो जांच सकते हैं कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसमें सहायता मिलेगी चेक करने में कि नोट सही है या गलत है, ये नकली नोट तो नहीं है। तो इसके अलावा बच्चों यहाँ पर एक स्वच्छ नोट भारतीय अभिमान का प्रतीक है, अतः इसे स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यानी क्या हमें ध्यान रखना है कि नोट पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, अधिक मोड़ना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, नोट को एकदम बहुत ज़्यादा मोड़ देते हैं उसको परत दर परत करते हुए, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि अधिक मोड़ करके नहीं रखना चाहिए। नोट को गंदे हाथों से भी नहीं छूना चाहिए, नहीं तो नोट गंदा हो जाएगा। नोट को स्टेपल या पंच करके भी नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों स्वच्छ नोट को जो है वो बना के रखना है आपको, उसमें गंदगी नहीं करना है, इन बातों को ध्यान रखना है। तो बस बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। आज हमारा ये यहाँ पर बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड सभी जानकारियाँ जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, और इसके अभ्यास प्रश्नों को जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।